बाद आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। इस बहाने से ये बात का तस्करा करने का एक मौका मिला है कि वंचित बहुजन आघाड़ी हर फ्रंट के ऊपर बढ़ रही है, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, ताकत बढ़ रही है। ये देखकर जितनी सरमायादारा प्रस्तापित पार्टियां हैं, इनमें हलचल पैदा हो गई। वो हमको कहीं नहीं रोक पा रहे हैं, वो हमारी बढ़त को, हमारी संख्या को रोक नहीं पा रहे, तो वो पुलिस की आड़ में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई प्रोग्राम लगाने को जाएंगे तो वहाँ पे हमको रिस्ट्रिक्शन बताए जाएंगे, वहाँ पर हमको कोविड का बहाना बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो या भाजपा हो, इनके मंत्री, संतरी, आमदार, खासदार खुलेआम बड़े बड़े प्रोग्राम ले रहे हैं, पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं, जलसे ले रहे हैं। उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होता है, उनके खिलाफ में कोई केस नहीं होता है। लेकिन वंचित कुछ करने जाती है। इस शहर के अंदर आधे दर्जन से ज्यादा टूर्नामेंट हमारे साथ शुरू हुए और वो बराबर चलते रहे, और अभी उनके इख्तिताम पे है। 26-28 को उनका इख्तिताम भी हुआ है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उसको खत्म कर दिया गया और 70 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कितने आंदोलन हो रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन में अलाउड थे क्या आंदोलन? जनसभाएं अलाउड थी क्या? जनसभाएं हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, क्योंकि पुलिस की आड़ वो लोग ले रहे हैं जिनको हमारी बढ़त नजर नहीं है, देखना पसंद नहीं है, और वो पुलिस को फोन करके इंफॉर्मेशन दे के बोलते हैं यहाँ ऐसा हो रहा है, कार्रवाई करो। तुम्हारी आमदारी और खासदारी का वजन अगर तुम वंचित को दबाने में लगाओगे तो वंचित तो दबेगी नहीं, लेकिन वंचित ऐसी उभरेगी कि तुम्हारी आमदारी की खासदारी को दबाने का काम करते रहेगी। हम तुम्हारे इस रसूख को दबा के रखे रहेंगे। और हमने कल डीसीपी मैडम को कल मुलाकात की, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और उनको कहा कि ये इस तरीके का अगर दूजा भाव, गैर बराबरी का रवैया अगर पुलिस डिपार्टमेंट हमसे करता है तो ये संविधान को और कानून को अपेक्षित नहीं है। केस करने सब पे करो, जो मीटिंगें ले रहे हैं उनको आप रोकने का इख्तियार नहीं है आपको, पॉलिटिकल पार्टी को अपने जन से एक्टिविटी से। हाँ, हम अगर आपका कानून तोड़ रहे हैं आप गुनाह दाखिल करो, लेकिन लेने नहीं देंगे तो आप किसी सियासी पार्टी के एजेंट है क्या? तो आला ऑफिसरों की नीयत अच्छी है, लेकिन जो लोकल लेवल के पुलिस कर्मचारी होते हैं ये पॉलिटिकल दबाव में आकर हमको तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि कोई भी अधिकारी का, कर्मचारी का, पुलिस डिपार्टमेंट का दबाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आगे चल के सीपी साहब को भी हमने वक्त मांगा है, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल में उनको पाबंदी थी, नहीं मिल रहे थे। हमने कहा है कि हमसे अगर आप मिलो और अगर ये केसेस जो पीछे नहीं लिए तो इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा आंदोलन पुलिस विभाग के खिलाफ में करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ में करेंगे। सर, जिस तरह वंचित बहुजन आघाड़ी कामगारों के हक की बात करती है, उसी तरह अभी पीएम मोदी की एक स्कीम चल रही है ई श्रम कार्ड की, तो कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कहीं कैंप वगैरह लगाया है क्या आपने? ई श्रम कार्ड के जितने कैंप वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने लिए हैं, अभी राजू देहाड़े तो यहाँ मौजूद है, ये आपको गिना देंगे कि आज जितना काम ई श्रम कार्ड दिलाने का वंचित कर रही है उतना कोई और सियासी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हर तबके के अंदर वंचित की कामगार संगठन बड़ी ताकत से काम कर रही है। आप देखिए, वाहतुक सेना सरमायादार, यानी अभी मुख्यमंत्री है उनका, शिवसेना का, और शिवसेना के कामगार, दर्जनों कामगार शिवसेना छोड़ के वंचित में आ रहे हैं, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के पास में नेतृत्व है, लीडरशिप है, जो उनके हक के लिए लड़ सकती है, जो उनको इंसाफ दिला सकती है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी के कामगार टूटकर वंचित बहुजन में क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि उद्योग और रोजगार बढ़ेगा तो कामगारों के लिए भी फायदा होगा। इसलिए आज हुकूमत ने टूरिज्म वगैरह चालू करने का इशारा दिया है, तो मुझे ठीक है कि हम हुकूमत का इस्तेमाल करते कि आपने कम से कम जो मुंह दबाने का काम किया था आवाम का, उसको हाथ को हटा दिया है। लेकिन आइंदा हम टूरिज्म बंद होने देंगे ना, तो हम कोई संस्थान, ना कोई संगठन, ना कोई एक्टिविटी बंद होने देंगे। अगर कानून की आड़ में हमको दबाया जाएगा तो कानून तोड़ने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी बड़ी ताकत से कर सकती है। एक प्रश्न असा होता, राज्य सरकारने आता आजच्या तारखेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागात 70% दुर्गम भाग असे आहेत जिथं पिण्याचं पाणी सरकार पोहोचू शकले नाही, टँकरनं पिण्याचं पाणी द्यावं लागतो। टँकर लॉबी निर्माण झालेली आहे, टँकर माफिया निर्माण झालेला आहे। तुम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला पाणी पाजू शकले नाही आणि तुम्ही वाईन पाजवता। वाईन तुम्ही किराणा दुकानावर, पानपट्ट्यावर, पानटपऱ्यावर, ढाब्यावर उपलब्ध करता। वाईनसाठी कोणत्या लायसन्सचं बंधन राहिलेलं नाही आहे। दारू पाजवण्यासाठी सरकार निर्णय घेते, कशासाठी?
रिव्हेन्यू वाढवण्यासाठी, महसूल वाढवण्यासाठी. आणि जर नैतिकता मोडून तुम्हाला जर महसूलच वाढवायचा असेल तर सगळे 2 नंबरचे धंदे बंद करा ना. मग शेतकरी आत्महत्या करतात कारण त्यांना नापिकी होते, त्यांच्या पिकाला भाव नाही. तुम्ही शेतकऱ्यांना गांजा पिकवण्याची परवानगी देऊन टाका. जर तुम्हाला नैतिकताच नाही आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब, तुमच्या सरकारला नैतिकता राहिली नसेल तर फक्त दारू का लोकांना फ्री करता, दारू का मोकळी करता, शेतकऱ्यांना गांजा पेरण्याची परमिशन द्या त्यांना गांजा पेरण्यावर टॅक्स लावा, तुम्ही महसूल वाढवा तुमचं. सांगा शेतकऱ्यांना 50% आम्ही टॅक्स लावू, ते द्या ना. नैतिकता संपली तर मग तरुणांना क्लब उघडायची परवानगी देऊन टाका, जुगार अड्डे खोलण्याची परवानगी द्या. जर फक्त महसूल हा विषय आहे तर सरकारनं आपली नैतिकता मोडू नये. इसमें आपसे भी आगे निकले तो बोले कि अगर ऐसा होता है वायु होती है तो तोड़ने वाले हम हैं, जो खरीदार हो तो आप तो एग्रेसिव होना नहीं रहेगा. देखिए हम आपको ये कहते हैं कि सरकार को नियमों से रोकना ही लोक प्रतिनिधियों का काम है. गलत कानून बनने के बाद सरकार की नीतियों का सभागृह में विरोध करना इनका काम है. ये पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि शराब को बढ़ावा देने वाली, पार्लियामेंट में हमने भेजा है ना, पार्लियामेंट ने हमने भेजा है उनको हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए. राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ पार्लियामेंट को हिलाना चाहिए. इन्होंने एमपी ने कहना चाहिए कि ऐसे गलत फैसले राज्य कैसे ले सकती है और वो फैसलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र को गुहार लगानी चाहिए. राज्यपाल को आदेश देने लगाना चाहिए पंतप्रधान को कि ये गलत तरीके का कानून अगर महाराष्ट्र असेंबली ले भी रही है तो राज्यपाल ने दस्तखत नहीं करनी चाहिए. दस्तखत के बिना तो कानून लागू नहीं होगा ना. तो वो करो ना पूरे महाराष्ट्र का. हम औरंगाबाद में वाइन बिकने, आज भी बिक रही है वाइन, कल भी दुकानों में आके बिकने वाली है. हाँ, मुंह से खाली आवाज निकालने से नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउड मोर. आप करके बताओ. जब सरकार लाइसेंस दे दी कि किराना दुकान में वाइन रखने का, तो वो कानूनी तरीके से किराना वाला बेचेगा. आप रोकने की बात करें. अरे शराब के अड्डे तो बंद कराओ अपने बस्तियों में. मैं पूछना चाहता हूँ इम्तियाज साहब से, आला ऊंचे तबके के लोगों के बस्तियों में लाइब्रेरी होती है, आला ऊंचे तबकों के बस्तियों के अंदर गार्डन होता है, पार्क होता है, स्टडी सेंटर होता है, और हम पिछड़े तबकों के, मुसलमानों के और दलितों के बस्तियों के अंदर शराब के अड्डे खोलते, कैरम के अड्डे खोलते. ये गैर तरीके का गैर कानूनी काम हो रहा है. आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? और ये इसके खिलाफ में आप बोलते नहीं और आप बोलते हैं वाइन बिकने नहीं देंगे. अरे आप ये कानून को ही रोको ना, पूरे महाराष्ट्र के लिए फायदा होगा. और हम ये कानून के खिलाफ में ये भूमिका ले रहे हैं कि सरकार ने नैतिकता से अपना राज करना चाहिए. जिस सत्ता को नैतिकता और सामाजिक न्याय की जोड़ नहीं होती है, ऐसी सत्ताएं उखड़ जाती है, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है. ये मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए. सर, जैसा आपने विचारों में कहा कि आमदार खासदार मतलब क्या हम सियासत उड़ाने उखाड़ते नहीं है, तो आपको लगता है सर कि औरंगाबाद के जो कि आमदार है या खासदार है, क्या उनका कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को दबाने का काम किया जा रहा है, जैसा आपने अभी कहा अपने बयान में? जाहिर बात है, बढ़ती हुई पार्टी है, हर समाज हमसे जुड़ रहा है. हमारे साथ में SC ST OBC माइनॉरिटी और हिंदू कहने वाले, OBC तबके के कट्टर कहने आने वाले हिंदू OBC तबके के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. तो फिर सभी पार्टियों के धाबे जो है, मराठी मध्ये चांगला म्हणतात, धाबे दणालेले आहेत, पैरों तले की जमीन सरक रही है रेत के जैसे. तो परेशान है, कैसे रोकेंगे वंचित को? हमारा मुकाबला नहीं कर सकते ना. हम डिबेट को तैयार है हर विषय के ऊपर. चंद्रकांत खैरे हिम्मत है तो आओ हमारे सामने, आओ इम्तियाज जलील हमारे सामने, कोई भी मुद्दे के ऊपर हम डिबेट करके बताएंगे आपको. आपकी ड्यूटी क्या है वो समझाएंगे हम. आप आवाम को बेवकूफ समझ रहे हो, धर्म जाति की राजनीति करते हो, और हम यहाँ पे डेवलपमेंट की, लोगों को साथ में लेने की राजनीति कर रहे हैं. आप हमको दबाव बनाने के लिए पुलिस की मदद करते हो, पुलिस की आड़ लेते हो, पुलिस के जरिए हमला करते हो. अरे हिम्मत है तो सामने आकर हमला करो, डायलॉग करो वंचित के साथ में. हम सवाल जवाब के लिए तैयार है. आपको हमको रोकना है तो सामने आकर रोको ना. आप पुलिस की आड़ में रोक रहे हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ये किसी के पॉलिटिकल लीडर के जागीर नहीं है. ये संविधान के और कानून के अंदर से चलेगा. ये देश किसी नेता के पॉलिसी से नहीं, तो संविधान के बल पे चलने वाला, और उसको चलाने के लिए हम उतने काबिल है कि हम उनको चलाने के लिए मजबूर करेंगे. सर, एक मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने चंद्रकांत खैरे साहब का नाम लिया, इम्तियाज जलील खासदार साहब का नाम लिया, खैरे साहब का 20-25 साल का एक अपना पीरियड गुजरा है, और खासदार साहब का 2.5 साल का पीरियड गुजरा है. तो क्या तुलना पाते हैं आप, क्या महसूस करते हैं कि उनके राज्य में विकास हुआ था या नहीं हुआ था, या केस हुआ था, यानी क्या फर्क महसूस करते हैं आप दोनों के कार्यकाल में? दोनों धर्म जाति के मुद्दों पे राजनीति करते हैं, दोनों टिका टोपी की राजनीति करते हैं, दोनों पुतलों की राजनीति करते हैं, दोनों महाराणा प्रताप और से टिप्पू सुल्तान की राजनीति करते हैं. अरे आप आवाम के मसलों के लिए चुन के दिए ना आपको हमने.
और आप कोई ठेकेदार नहीं है, ना हिंदुओं के ठेकेदार खैरे हैं, ना मुसलमानों के सिपह सालार इम्तियाज है। तो आपको पब्लिक ने चुन के दिया है, डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है, आप उसके ऊपर बात कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम की नूरा कुश्ती चलाकर, नूरा कुश्ती खेलकर लोगों को बहकाने का काम करें। अरे कौन से टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए? आज बच्चों के स्कूल के मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, भविष्य तबाह हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहे, स्कूल नहीं हो रहे, कॉलेज नहीं हो रहे, 3-3 साल से टीचर पढ़ा नहीं रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, आने वाली पीढ़ी अनपढ़ और जाहिल और गंवार निकलने वाली है। इसकी फिक्र आपको है कि नहीं है? आप इस मुद्दे के ऊपर बात क्यों नहीं करते? 25 साल से खैरे ने भी औरंगाबाद को प्यासा रखा और 2.5 साल से मौजूदा एमपी ने भी औरंगाबाद को प्यासा रखा। पानी नहीं पिला सकते आप हमको रेगुलर पानी नहीं दे सकते, आप रास्ते ड्रेनेज नालियां नहीं दे सकते, और आप यहाँ पे धर्म जाति के नाम पे मुद्दों पे राजनीति करते हो। और जब हम आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, आप हमारी ताकत को कम करना चाहते हो, आप हमको दबाना चाहते हो। 70 लोगों के ऊपर मान लो चोरी डकैती की थी क्या हमने? गांव के उस कोने में जहां पे आबादी नहीं है, वहां पे टूर्नामेंट ही तो खेल रहे थे ना। और आपका आमदार चषक चलता है, आपके इसी जिले के अंदर आमदार के नाम पे, मंत्री के नाम पे, खासदार के नाम पे टूर्नामेंट चालू होते हैं, वो चलेंगे, लेकिन वंचित का टूर्नामेंट नहीं चलेगा, वंचित की सभाएं नहीं चलेगी। क्यों नहीं? इसलिए कि वंचित के सवाल इनको परेशान करते हैं। ये वंचित से इसलिए डरते हैं कि वंचित उनके किरदार पे सवाल उठाती है, उनके नियत पे सवाल उठाती है, और हमारे सवालों से बचने के लिए वो हमारी बात को, हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमारी जुबान को काटना चाहते हैं। लेकिन इस मुल्क का संविधान हमको बोलने का बराबरी का इख्तियार देता है। हम लड़कर झगड़कर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। सर, अगर आपको न्याय नहीं मिला, जैसे आपने खेल के मैदान की बात की है, खेल के मैदान की जंग कहीं ना आने वाले समय में राजनीतिक जंग में तब्दील हो सकती है, ये कहना चाहते हैं आप? शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे। अगर ये जंग है तो जंग ही सही, आप शुरू कर रहे हो ना, हम खत्म करेंगे। अगर ये मामले पीछे नहीं लिए गए हमारे ऊपर, जो हमारे पार्टी के जिम्मेदारों पे जो मामले दर्ज किए, अगर ये पीछे नहीं लिए, आपने कलेक्टर दफ्तर पे, कमिश्नर दफ्तर के ऊपर मोर्चे निकलते देखे थे, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के ऊपर आंदोलन हम करेंगे। और पुलिस कमिश्नर का भी ध्यान ठिकाने पे लाएंगे कि आपके अधिकारी और कर्मचारी कोई पॉलिटिकल पार्टी के दलाल और एजेंट नहीं हो सकते। उनको संविधान का बंधन है, संविधान के हिसाब से बराबरी का उनको नियम अपनाना पड़ेगा, बराबरी का नजरिया रवैया रखना पड़ेगा। ये सवाल भी हम कमिश्नर साहब को, अगर कमिश्नर नहीं सुनेंगे आईजी के पास जाएंगे, आईजी नहीं सुनेंगे तो गृह मंत्री का घेराव करेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक रवैया इन काम करेंगे। सर, इससे हटके सवाल है, देखिए दोनों तीनों भी हो सकते हैं, क्योंकि साहब इधर सुनिए, हमारी पार्टी की बढ़त उनको माइनस करके, ये सत्ता में रहते हुए, इनके आमदार, खासदार, मंत्री रहते हुए, इनकी पार्टियां छोड़ छोड़ के लोग वंचित में आ रहे हैं। इस बात का दर्द उनको तो होगा ना, इस बात का तो उन्होंने अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। लोग उनको क्यों छोड़ रहे हैं? वो अपने में सुधार नहीं लाएंगे, लेकिन एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा पर्याय जो वंचित बन रहा है, उसको रोकने के लिए ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। सभी है, क्योंकि पुलिस अधिकारी को, पुलिस कर्मचारियों को फोन करके वंचित के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करने वाले ये सभी चुन के आए वाले आमदार खासदार हैं, जिनके फोन जाने की वजह से वो फोटो भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं कि देखो वंचित का यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है। अरे आपको लोगों ने इसके लिए चुन के दिया कि हमारी चुगलियां करो? अरे औरतों की किसी चुगलियां मत करो, मैदान में उतर के सामने आके बात करो, जो भी कहना है, जो भी करना है, और आगे दो। आपका इशारा खासदार साहब तरफ है क्या? वो दोनों दबाने का काम आजी माजी खासदार हो या भाजपा के मंत्री और आमदार रहो, ये सबके सब मिलकर वंचित को रोकने की आप कोशिश नाम कर रहे हैं। लेने से क्यों डर रहे हैं सर? मतलब जब आप सब इतना सब बोल रहे थे, नाम भी जब बताइए। सब कहना होता है तो उसमें नाम की क्या जरूरत है? जब नाम, आप हाँ, डरने की क्या? अरे जिसको हमने बनाया है, जिसको हमने क्रिएट किया, उससे हम क्या डरेंगे? अरे हम तो आवाम के दिलों पे वो राज करते हैं कि जो ऐसे कई एमपी और आमदार वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले दौर में देने वाले। तो साहब आप खुल के नाम बताइए ना, कौन कौन है? नाम बताइए। खुल के नाम पुलिस बताइए। डिपार्टमेंट में हमने यही कहा है कि जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने गुनाह दाखिल किया, उन्होंने किसके कहने पे किया है, ये बात वो जब तक सामने नहीं आएगी तब तक हम ऑफिशियली नाम नहीं ले सर, औरत की सकते। चुगलियां कौन कर रहा है ऊपर जाके पुलिस के पास? जो भी पीआई को, पीएसआई को, कांस्टेबल को व्हाट्सएप के ऊपर बैनर के फोटो, ग्राउंड के फोटो, सभा के फोटो भेज के कह रहे हैं ये देखो वंचित का प्रोग्राम चल रहा है, उसको रोको, वो जो भी है। अब जब तक हमको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्म नहीं होगा कि किसके कहने पर उन्होंने एफआईआर किए, किसके कहने पर गाड़ी भेजे, किसके कहने पर रोकने का काम किए, तब तक हम उनके नाम जाहिर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जाहिर है
कि हमको ये गुपित माहिती हमारे पास भी आई है कि इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए ये हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। आवाम बहुत जागरूक है और इंशाल्लाह आवाम इस बात को समझती है। सर इससे हटके एक मेरा सवाल है, इससे हटके एक मेरा सवाल है सर, कि औरंगाबाद के अंदर 80 से 85 हजार लोगों ने घर के लिए फॉर्म भरा था। मैं आवास योजना की बात कर रहा हूँ, तो मेरा सीधा सवाल ये है कि आप इसमें जो नाकाम हुआ है मामला पूरी तरह से, गरीब को इंसाफ नहीं मिला है, घर भी नहीं मिले, तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, स्टेट सरकार है कि औरंगाबाद के स्थानिक नेता है? स्थानिक नेता है। आपको सरकार की योजनाएं, स्थानिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। हाल ही में हमारे मध्य के शहर अध्यक्ष अली जनाब अहमद जलील साहब ने एक निवेदन दिया और निवेदन देके बताया कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको घर देने के लिए जमीन रिजर्व की गई है, और रिजर्व की वाली जमीन 2 टप्पों में उन्होंने खारिज कर डाली। अरे आपने ली है ना, ऑक्यूपाई की है वो जमीन, सरकारी जमीन है, और आप उसको जू पार्क के लिए दे रहे हो। अरे जिंदा इंसानों के लिए, फैमिलीज के लिए उनको घर देने की बजाय वो आप जानवर लाने के लिए जमीनें दे रहे हो। आपको अगर जानवर लाके जू पार्क बनाना है बनाओ, लेकिन और अलग जमीन लो ना। जो रिजर्व जमीन थी यहाँ के गरीबों के लिए, गरीब तबकों के लिए, वो जमीनें भी वो जू को देने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है। इसके खिलाफ भी पहली बार आवाज अगर किसी ने उठाया तो जलीस अहमद वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता ने उठाया, और उसको देखकर आप आमदार खासदारों की नींद खुल रही है कि अपनी जमीनें भी हड़प हो गई। इनको पता नहीं है क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करने में लगे हुए हैं। मी बजेटचे प्राथमिक पाहिलेले आहेत। या बजेटमध्ये टेक्नॉलॉजीच्या नावानं आम्ही इतकं देतोय म्हणतात, पण लोकांना उपाशी ठेवण्याचं काम आहे, रोजगारावर काही नाही आहे। म्हणून हा बजेट पूर्णतः असफल बजेट आहे, इतकी टिप्पणी मी करू शकतो। त्याच्यामध्ये आता मोदी सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 48,000 कोटीची तरतूद केलेली आहे आणि नोकऱ्यांमध्ये 60,000 लाख नोकऱ्या यावर्षी अंमलात आणणार आहे। मला एक विचारायचं आहे की यापूर्वी जेवढं बजेट रिलीज झालं होतं घरकुल योजनेचा, त्या बजेटच्या युटिलायझेशनचा रिपोर्ट सरकार का देत नाही? या बजेटच्या युटिलायझेशनचा रिपोर्ट नाही आहे, कुठं कुठं लागू झाला दिलेलं नाही, किती बजेट शिल्लक राहिला ते आधी दिलेलं बजेटच संपलेलं नाही आहे। गरजू लोकांची संख्या प्रचंड आहे, परंतु त्या बजेटमध्ये शिल्लक असताना नवीन तुम्ही 48,000 कोटी टाका की 48,00,000 कोटी टाका, तुम्ही देण्याची नियत नाही ना तुमची। तुम्ही आकडे दाखवताय कागदावर की इतके हजार कोटी आम्ही गरिबांना घरांसाठी ठेवले, पण वाटले कुठं? मी सांगितलं तुम्हाला की इथं 1000 लोकांच्या घरासाठी जमीन होती, ती जमीन त्यांनी ताब्यात देऊन घर का दिले नाही, तर जमीनची जमीन झू पार्कला देऊन टाकली। म्हणजे जेवढ्या लोकांसाठी ते घर होते त्या लोकांना घर भेटलं का? मग हा पैसा तुमचं प्रोव्हिजन केलेला फायद्याचा आहे का? अजिबात फायद्याचा नाही। आणि राहिला प्रश्न 60,000 नोकऱ्यांचा, अहो या लॉकडाऊन मध्ये 50,000 कोटी 50,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, गेलेल्या नोकऱ्या वाचू शकले नाही। नवीन 60,000 लोकांना नोकऱ्या कुठून देणार आहात तुम्ही? 60 लाख लोकांना नोकऱ्या कुठून देणार? आणि हे बोल बच्चन सरकार आहे, मोदी शहाचं सरकार हे पुस्तक बोल बच्चन आहे। निवडणुकी यूपीच्या आणि 5 राज्याच्या निवडणुकी लक्षामध्ये ठेवून त्यांनी हे घोषणा केलेली आहे, पण या लोकांना माहिती आहे फसवी सरकार आहे। खात्यात 15 लाख आलेले नाही आहेत, कोविड संपलेलं नाही आहे आणि कोविडच्या काळामध्ये कोणती सुविधा दिलेली नाही आहे, रोजगार हिरवून घेतलेला आहे। लोक जागरूक झालेले, आता लोक त्यांच्या बळी पडणार नाही। 5 राज्यामध्ये भाजपचा सपशेल आपटून पराभव होणार आहे। तर 1 मिनिट